हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल आईएएस थिंक टैंक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ वापस लेके आया हूँ लक्ष्मीकांत का सीरीज। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले कई अध्याय पढ़ चुके हैं और अब हम लेकर के आए हैं फंडामेंटल राइट्स। चैनल को जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा होगा। कमेंट करें कोई सुझाव हो तो। और मैंने पहले भी कहा है, आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, आप भले कहीं पढ़ते हो, गरीब जो बच्चा हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको ये शेयर करें। और पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और भी एक दो लोगों से बात चल रही है ज्योग्राफी ऑप्शनल इन लोग से जुड़ने के लिए, है ना। तो आपको मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ फंडामेंटल पॉलिटी की, फिर अगले महीने इकोनॉमिक्स की एंड सो ऑन लेके आऊँगा। कोई नहीं जुड़ेगा तो मैं अकेले पढ़ा दूंगा। दूसरी चीज़ कि हिस्ट्री ऑप्शनल में का एक सीरीज मैंने कल स्टार्ट कर दिया, आज भी उसका लेक्चर 2 आएगा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो उसे भी शेयर करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस बिगिन फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स, दिस इज द 7th चैप्टर। इसके पहले हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबकी पीडीएफ और डीपीपी आपको मेरे आईएएस चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आईएएस थिंक टैंक पे अवेलेबल है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि मेरा जो नोट्स है वो भी, ये जो मेरा नोट्स है, जो बुक है उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जब रिवाइज करेंगे समराइज वे में तो सॉरी, सिर्फ और सिर्फ आप ये अंडरलाइन वर्ड्स पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। अच्छा, ये प्री बेस्ड लेक्चर है, मेंस के लिए हम एक लेक्चर लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स के अदर इश्यूज। आपको भी पता है, दो तीन प्रीलिम्स के लेक्चर के बाद एक मेंस का लेक्चर आता है। फंडामेंटल राइट्स आपको भी पता है, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक, ये सब चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 12 to 35, ठीक है, बट फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। चूंकि चैप्टर बहुत लार्ज है तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, आधा पार्ट आज, आधा पार्ट कल। ठीक है। इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो ये ऐसे पूछा जाता है, देखिए विच इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको बताना होगा कि फंडामेंटल राइट्स। और ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि अगर आपका आपका फंडामेंटल राइट इनफ्राइंज हो रहा है, एनक्रोच हो रहा है, तो आप मूव कर सकते हैं डायरेक्टली, नॉट ओनली हाई कोर्ट, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, जो हम पढ़ेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जस्टिशिएबल। और अच्छा, फंडामेंटल राइट है क्या, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई आपसे पूछे, दीज आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय और इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला लाइन ये होना चाहिए मेंस आंसर में। सेकंड आप कह सकते हैं विच, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं दैट ट्राइज टू limit the powers of the government and establish liberal a liberal democracy, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन शॉर्ट दे एम एट एस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। मतलब कि जो ऐसा गवर्नमेंट जो कानून से चले, ना कि किसी बंदे से। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हिटलर था नाजी जर्मनी में, कहते थे आई एम द स्टेट माई वर्ड्स आर लॉ, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ऐसा इंडिया में नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है। फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में पूछा हुआ था, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अहम चीज क्या है, अहम भूमिका क्या है। चारों ऑप्शंस थे, चारों बहुत क्लोज थे, पर सबसे अहम भूमिका ये है, ठीक है, ये मैंने सही किया था, सबसे अहम भूमिका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ क्यों, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, दीज आर राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस enshrined in part 3 of the constitution। इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, आखिर ये फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स में क्या अंतर है। देखिए, अदर राइट्स के इन्फ्राइंज होने से, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स कि उसके डेवलप, अगर वो हैम्पर हो रहा है, वो नहीं उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ओवरऑल डेवलपमेंट। दीज आर एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ऐसे, और सिटीजन डेवलप करेगा तो ही देश डेवलप करेगा। ठीक है, एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है। कौन कौन है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी पूछा जाता है। राइट, पहले 7 थे, है ना, ये अब रिपील हो चुका है, इसलिए रिपील्ड, इसीलिए 6 ही है। राइट टू इक्वालिटी, फॉर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, ये अब रिपील हो चुका है, ये अब एक लीगल राइट है। ठीक है।
अंडर आर्टिकल 300, ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A के तहत ये एक लीगल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या क्या फीचर्स हैं इन फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल है, कुछ कॉर्पोरेशंस और कंपनीज को भी अवेलेबल है। तो सारे कॉर्पोरेशंस और कंपनीज को अवेलेबल नहीं है, कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल, प्लस सिटीजन्स को तो सभी अवेलेबल है, लेकिन कुछ है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, कुछ कॉर्पोरेशंस और कंपनीज को अवेलेबल है। सेकंड क्या है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब कि उन पर रीजनेबल रेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोई, हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस है, लेकिन आप, एक केस हुआ था जिसमें जो मुंबई की सेक्स वर्कर्स थी, है ना, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि एक सर्टेन एरिया में नहीं जाएंगी ताकि एड्स ना फैले, है ना, एक सर्टेन एरिया से बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि अनकंट्रोल्ड अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ था। तो वो HIV फैलने का डर था। तो ये क्वालिफाइड होते हैं, मतलब कि नॉट एब्सोल्यूट, जो उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। तीसरा कि कुछ हैं जो, कुछ जो है जो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, और कुछ जो है बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है। जैसे मैं आपको इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल, जैसे मैं आपको कह दूं आर्टिकल जो 17 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और आपके नॉट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 17 जो है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, वो सिटीजन्स के अदर सिटीजन्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट। लेकिन कुछ है जो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। हाँ, अगर सब जो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है उनमें कोई सिटीजन कर यूज उसके वायलेशन कर रहा है, तो आपके पास लीगल रेमेडीज है, ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज है। और फिर बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टी, जैसे सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, मतलब वो बताते हैं क्या नहीं करने, वही सम है जो पॉजिटिव पावर देते हैं, पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। जैसे क्या है, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है, ठीक है। पॉजिटिव क्या है भाई, पॉजिटिव आप ये कह सकते हैं कि सभी को इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी ऑफ लॉ है। दे आर जस्टिसेबल, मैंने पहले ही डील कर चुका हूँ। और सुप्रीम कोर्ट इसका डिफेंडर होता है, अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो यू कैन मूव टू हाई कोर्ट, बट अल्टीमेट अथॉरिटी इज सुप्रीम कोर्ट। दे आर नॉट सैंक्ट और परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सकता है until and unless it is not violating the fundamental features of the constitutions, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन करते हैं। हमने ओवरव्यू में बात की थी सैलेंट फीचर्स में, जो कि केशव नंदा भारती केस द्वारा उत्पन्न हुआ था। अच्छा, सिक्स राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। अच्छा, दिस कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए, जो आर्टिकल 19 के तहत सिक्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी सस्पेंड किया जाएगा जब एक्सटर्नल एग्रेशन या वार की वजह से इमरजेंसी है, और इंटरनल इमरजेंसी यानी आर्म रेबेलिंग की वजह से, तब उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। सस्पेंशन पूरा एक अलग चैप्टर है ना। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31। ये सब क्या है, हम लोग फर्दर डील करेंगे जब हम लोग डिटेल में फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। और इवन में पार्शियली ये अप्लाई होता है, ठीक है। देयर एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट उसको एब्रोगेट कर सकता है, चेक कर सकता है कि इसका क्या प्रोविजन लगेगा आर्म फोर्सेस को, क्या नहीं लगेगा, ठीक है। देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन देयर इज मार्शल लॉ इन एन एरिया। देखिए, मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है जब कहीं पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है और वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको कंप्लीटली ओवरटेक कौन कर लेता है, मिलिट्री रूल कर लेता है, तो उस समय इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ राइट्स जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है ना, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। जैसे राइट इक्वल, जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। लेकिन वही आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है, वो बस इतना कहता है कि अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल बाय लॉ एंड शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये सब एक्ट लाना पड़ा पार्लियामेंट को। तो कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटिव है, कुछ कुछ जो है वो पार्लियामेंट द्वारा, वो सिर्फ फ्लेश है, स्केलेटल है, उसमें ब्लड एंड बोन्स ऐड करता है पार्लियामेंट, ठीक है। दैट्स ए गुड, यू कैन से मेटाफर, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 मैंने आपको बताया 12 से 35 है फंडामेंटल। आर्टिकल 12 ये बताता है कि जो टर्म स्टेट यूज किया जा रहा है जिसके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, उसके अंदर कौन कौन आएगा। तो उसके अंदर देखिए, गवर्नमेंट एट सेंटर एंड गवर्नमेंट एट स्टेट आता है, ठीक, पार्लियामेंट आता है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स आता है, तो मतलब एग्जीक्यूटिव एट सेंटर, एग्जीक्यूटिव एट स्टेट, लेजिस्लेटर एट सेंटर एंड लेजिस्लेटर एट स्टेट, ये आते हैं। सारी लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सारे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑल अदर अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी है, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी सेल। स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ द्वारा बनाया गया, नॉन स्टैट्यूटरी जो एक नॉट लॉ द्वारा बनाया गया, एक सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा बनाया गया। तो जैसे एलआईसी, ओएनजीसी सेल सब पे एप्लीकेबल है। तो ये सारे आते हैं स्टेट के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या इसमें से चार ऑप्शन दे देंगे कि हाँ भाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एलआईसी, ओएनजीसी, क्या ये स्टेट के अंदर आते हैं। ये सारे स्टेट के अंदर क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई प्राइवेट बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई प्राइवेट बॉडी है, जनरली वो स्टेट के अंदर नहीं आता है, तो वो अगर वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को, तो सर क्या करेंगे, तो लीगल रेमेडीज है, ऑर्डनरी लीगल रेमेडीज है। आप डायरेक्ट आर्टिकल 3 के वायलेशन पे उस कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई मान लीजिए कि कोई एजेंसी है, वो गवर्नमेंट का कोई काम कर रही है, तो वो स्टेट के अंदर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो स्टेट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि भले वो प्राइवेट एजेंसी है, पर वो काम क्या कर रहा है, स्टेट का काम कर रहा है, ठीक। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, देखिए अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट का हनन करता है, वायलेशन करता है, तो आपको डायरेक्ट पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाए अंडर आर्टिकल 32, या अंडर आर्टिकल 26 टू 26 हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 13 की बात हो रही है। आर्टिकल 13 में ये कहता है कि कोई भी लॉ जो contravention with the fundamental right है, that can be declared null and void by the honorable courts। अब आर्टिकल 13 के अंदर कौन कौन से ऐसे कानून है ना, जिनको इनवैलिड किया जा सकता है। तो देखिए, पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसको इनवैलिड किया जा सकता है। जो टेम्पररी जैसे ऑर्डिनेंस है, बाद में चल के वो भी लॉ बन जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा या गवर्नर द्वारा जो लाया गया वो भी इनवैलिड किया जा सकता है। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, रूल बाय रूल रेगुलेशन, उनको भी इनवैलिड किया जा सकता है। और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि कोई कस्टम है लेकिन वो उस दैट इज बैक्ड बाय लॉ, उसको भी इनवैलिड किया जा सकता है। इसके अलावा जो बाय लॉज है, ऑर्डर है, जो सिंपली गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ऑर्डर है, कोई लॉ नहीं है, उसको भी इनवैलिड किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज को इनवैलिड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 13। तो 12 इस बताता है कि स्टेट कौन होगा, 13 बताता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्राइंज करेगा वो उसे इनवैलिड किया जा सकता है। और कौन कौन से लॉ है ना, कौन पार्लियामेंट द्वारा लॉ हो सकता है, विधानसभा द्वारा लॉ हो सकता है, ऑर्डिनेंस हो सकता है, बाई लॉज हो सकते हैं, कोई भी कस्टम जिसके दैट इज बैक्ड बाई लॉ उसको भी, और वो वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसे भी आप, जैसे एक लेटेस्ट सेकंड एग्जांपल, इस्लाम में कई ऐसे लॉज है जो एंटी महिला है और उसे शरिया एक्ट के तहत उसकी बैकिंग है, तो वो अगर वायलेटिव है फंडामेंटल राइट की, तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो पर्सनल लॉ के अंदर आता है, बिकॉज इट इज बैक्ड बाई लॉ, दैट इज द शरिया लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब शरिया लॉ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो मुस्लिम मेंटेनेंस एक्ट है, ये सब एक्ट के तहत शरिया लॉ कहने वाला जो उनके पर्सनल लॉज है ना, उसको वो किया जा सकता है। तो नॉट ओनली बट एबव द लॉ, ये तो फालतू चीज है। आर्टिकल 13 वही करता है, वही चीज है केशवानंद भारती केस में बताया गया था कि अगर वो कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, बेसिक, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट लाता है फंडामेंटल राइट्स को वाइल में अमेंड पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता है, भले वो स्टेट से डील करे तो भी। तो कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेटिव होता है, कोई भी अमेंडमेंट, तो उस और वो अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस के से निकला है, मैंने पहले भी बता रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस। आप एक हैव अ लुक, एक बार इस पे लुक दे सकते हैं, ताकि कहीं मैच द कॉलम वगैरह आ जाए तो आप देख सकते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू फॉरनर्स, ये कल के लेक्चर में मैंने बात की थी। सिटीजन्स एंड फॉरनर्स 15, 16, 19, 29, 30, ये ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। किसको? ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। इसके अलावा अदर्स, ये एलियंस को भी अवेलेबल है और सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, ठीक है। और डिटेल में बात होगी। अब आते हैं आर्टिकल 14।
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हमारे यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कॉनोट्स एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, किसी भी व्यक्ति को लॉ के सामने कोई प्रिविलेज नहीं है और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स के आगे सब इक्वल है। ठीक है, एंड नो वन इज अबव द लॉ, ये पहला कॉन्सेप्ट करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं जाऊं मुकेश अंबानी जाए, सभी कानून की नजर में सेम है, सब पर कानून बराबर लगेगा, लॉ कोर्ट में सब बराबर है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। जो सेकंड प्रोटेक्शन है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो यूएस का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है, ट्रीटमेंट समझिए, लाइन सुनिएगा, द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेज एंड कन्फर्ड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ, सिमिलर एप्लीकेशन टू सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड एंड द लाइट शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब यह है कि दो लोग जो सिमिलर कंडीशंस में, सर्कमस्टेंसेस में, उन पे कानून सिमिलरली लगाना चाहिए। हाँ, अलग अलग तरीके से लग सकता है अगर वो अलग अलग कंडीशंस में है। इसका आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मिलेगा जब बच्चन सिंह केस, माछी सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट को लेकर बहुत सारी बात की थी, आगे हम लोग सब चर्चा करेंगे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दे, यही देखना जरूरी है वो किन सर्कमस्टेंसेज में है, किन सर्कमस्टेंसेज में वो ग्रोन अप हुआ है, किस सर्कमस्टेंसेज में, और क्या कंडीशंस थी जो उसे इस हद तक ले आई है इतना ब्रूटल क्राइम करने में, ये भी देखना जरूरी है। तो वही ये कह रहा है कि जो सिमिलर सिचुएशन है उनमें कानून सिमिलर लगना चाहिए। ठीक है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक अंतर ये है कि ऊपर वाला एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और नीचे वाला एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, दोनों का एंड कहते हैं, एंड दोनों का सेम है, और वो ये है कि बोथ एम एट एस्टैब्लिशिंग अ इक्वल सोसाइटी। ठीक है, इक्वल सोसाइटी जहां लोग लीगली इक्वल। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस है। व्हाइल आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास legislation, it permits reasonable classification of persons, objects and transactions by the law। फिर वही बात है, 14 जो है वो किसी को प्रिविलेज देने से मना करता है, लेकिन 15 कहता है कि इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो लोग अलाइक नहीं है, ठीक है, मानो कोई, उनको उन पे आप कानून अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो आप देखिए कहते हैं इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। आप कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो, क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो किसी ठोस एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी एक्सप्लेन है ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है मेंस फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अब इक्वालिटी के एक्सेप्शंस क्या क्या है, दिस आर इक्वालिटी ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के इक्वालिटी हैं, के एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या है भाई एक्सेप्शंस? प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ, देखिए जो भी प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 361, इसे पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, प्रिविलेज है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं होगा ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, कोई प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, कोई सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स को, सिविल प्रोसीडिंग्स को, लेकिन ओनली बिफोर, वेदर बिफोर और ही एंटर द ऑफिस अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स सेक्शन ऑफ। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी सिविल, अच्छा देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं चलाया जा सकता जब वो अपने ऑफिस में हो। सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो उन्हें 2 मंथ नोटिस देकर के चलाया जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस in any court in respect of any act done by him in personal capacity, whether before or after he entered upon his office, until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to। मैं वही कह रहा हूँ, उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है लेकिन 2 मंथ के नोटिस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 361 है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ or publication of newspaper of a substantially to report of any proceedings of either house of parliament or either house of legislature। देखिए ये क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर और टेलीविजन ऑफ अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट
ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। ये कहता है कि किसी भी पर्सन को आपके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी अगर वो किसी भी हाउस के रिपोर्टिंग कर रहा है, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, हाउस यानी स्टेट लेजिस्लेचर या आप कह सकते हो पार्लियामेंट। इसके अलावा नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स फॉर व्हाट, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा का मेंबर कुछ भी हाउस में स्पीक करता है उसके लिए कुछ भी लायबल नहीं होगा। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, दीज आर एक्सेप्शंस। ठीक है, इसके बाद नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, वो तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, इट प्रोवाइड्स दैट लॉज मेड फॉर, अब देखिए आर्टिकल 31C क्या करता है, ये कहता है कि जो भी लॉज बनाए गए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी ऑफ आर्टिकल 39 बी और सी, वो इस बात पे अगर वो 14 को वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जहां आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। इसका मतलब क्या वो समझिएगा। देखिए, ये हम लोग डीपीएस में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 39 बी और सी क्या होता है, लेकिन आर्टिकल 39 बी और सी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 39 बी एंड सी को इंप्लीमेंट करने के अगर कोई कानून बन रहा है और भूले भटके वो 14 को वायलेट कर रहा है तो वहां पे वायलेशन जो होगा वो मान्य होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स जो है उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आपको बचाया जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 4 5 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की, ज़्यादा पहले की, 6 7 साल। सऊदी अरब के या यूएई के जो यहाँ पे एम्बेसडर थे, एम्बेसडर कह सकते हैं, कोई कॉन्सुलर मेंबर थे एम्बेसी में, उन्होंने नेपाल की एक लड़की का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था और बिना किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फेस किए वो यहाँ से एस्केप कर गए, तो उन्हें ये लीगल इम्यूनिटी या कहें या इम्प्यूनिटी कहें प्रोवाइडेड होता है। फिर यूएनओ मेंबर्स हैं, उनकी एजेंसीज को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो दीज आर एक्सेप्शंस जहां कानून अलग तरीके से लगता है। क्या क्या आप लिख सकते हैं एग्जांपल में कि भाई एम्बेसी मेंबर्स को प्रोवाइडेड है, इसके अलावा यूएनओ के मेंबर्स को प्रोवाइडेड है, प्रेसिडेंट गवर्नर को आर्टिकल 361 के तहत नहीं सू किया जा सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, सिविल प्रोसीडिंग्स में भी 2 महीने का नोटिस देने के बाद सू किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो हाउस में का मेंबर है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का, वो क्या बोल रहा है, वो है कुछ भी बोल रहा है, अगर वायलेटिव भी है किसी लॉ का, तो उसे बोलने के लिए सू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स को टेलीविजन या न्यूज़पेपर के माध्यम से छाप रहा है, ठीक है, और वो ट्रू रिपोर्ट है तो उसे सू नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 361 ए के तहत। ठीक है, ठीक है, यही चीज बताया गया है। एक बार मैं थोड़ा सिविल प्रोसीडिंग्स को देख लेता हूँ। सिविल प्रोसीडिंग्स, नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज बीन टेबल। ठीक है, वही चीज जब 2 मंथ के नोटिस के बाद ही किया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, अब देखिए ये आर्टिकल 15 होता है। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, आप जानते हैं, है ना। ये इस लॉ का क्या खास बात है, इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट, याद रखिएगा ओनली स्टेट, इंडिविजुअल की बात नहीं, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के बीच में, सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं करेगा, ओनली ऑफ, लेकिन अदर बेसिस पे कर सकता है। सो ये ओनली ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी चीज की यहाँ चर्चा भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि द सेकंड प्रोविजन, पहला प्रोविजन तो ये था, आर्टिकल 15 का ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक प्लेसेस, use of well, tanks, bathing parts or public resort wholly or partially maintained by the state funds or the general public. This provision prohibits discrimination both by the state and private individual, while the former is only prohibited by state. समझिएगा इसका मतलब क्या करता है। 15 आर्टिकल 15 में 2 पार्ट है, ए और बी। 15A ये कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन, अपने सिटीजन के बीच में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बेस्ड ओनली ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। जो पार्ट बी है वो कहता है किसी भी पब्लिक को पब्लिक प्लेस पे किसी भी सिटीजन को जाने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ऐसे स्टेट प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे, जैसे टेम्पल हो गया, पब्लिक बात हो गया, दैट इज मेंटेन्ड होली बाय द स्टेट फंड और पार्शियली बाय द स्टेट फंड। ठीक है, जो सेकंड है ये
स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो है सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट लगता है, मतलब कि अगर कोई और डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो यू हैव ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज, यू डोंट हैव नो लीगल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन जो 15th बी है ना, वो स्टेट और इंडिविजुअल दोनों, अगर आपको मान लो कि कहीं पर कुएं का पानी पीने से कोई इंडिविजुअल भी रोकता है तो तुरंत आर्टिकल 15 भी इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, मैंने पहले ही बोला कि फंडामेंटल राइट्स में एक्सेप्शन बहुत है। क्या क्या इसके एक्सेप्शन है? देखिए, पहला एक्सेप्शन ये कहता है कि ये स्टेट को नहीं रोक सकता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। ये स्टेट को नहीं रोक सकता है कि किसी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप के फेवर में या एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप के फेवर में कुछ कानून बनाए, उससे ये इसको नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, द स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स regarding their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state except the minority educational institutions। ये एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जित भी अंडर, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब आप रीड करेंगे तो जो भी इसका अंडरलाइन चीज है उसको आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे। तो ये जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि स्टेट को पूरा हक है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है, except in all including private educational institution whether aided or unaided by the state except the minority educational institutions। ठीक, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो ईडब्ल्यूएस कोटा, आप समझ सकते हैं स्कूल्स में दिल्ली में लागू है, जहां 25% गरीब तबके के बच्चों को एडमिशन देना है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल भी दे रहा है, प्राइवेट स्कूल भी दे रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ क्वालिटी को रियल लाइफ से जोड़ के देखिए तो ज्यादा समझ आता है, प्राइवेट स्कूल्स भी दे रहा है। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो इस तरीके से फेवर नहीं कर सकता है, ठीक है। The last provision was added by 93rd Amendment Act 2005। In order to get effect to this provision, Center enacted the Central Educational Institution Act। ठीक है, सेंटर ने सेंट्रल एजुकेशन एक्ट लाया था जिसके तहत 27% कोटा दिया गया था बिलोंगिंग टू ओबीसी इन ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, आईआईटीज वगैरह सब में दिया गया था। क्रीमी लेयर, अब देखिए ओबीसी के अंदर भी देखिए दो चीज है, एक होता है क्रीमी लेयर, ठीक है, और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है भाई? देखिए, बेसिकली इनकम पे और जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ द अमेंडमेंट, ठीक है। जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, ठीक है। पर उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजंस गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजंस टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर फ्रैक्शंस फ्रॉम द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर किस बेसिस पे होता है उसका भी क्राइटेरिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्रीमी लेयर मतलब जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी के अंदर कौन कौन आएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी, इन सबका बेटा। जो ग्रुप ए क्लास 1 ग्रुप बी सर्विसेज में है, ठीक है, जो आर्मी में कर्नल या रैंक के लोग हैं, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सब क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। पर्सन्स इंगेज इन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, पीपल 1000 थ्रेशोल्ड से ज्यादा एजुकेशनल सॉरी एग्रीकल्चर लैंड को होल्ड करना, ऐसे तमाम लोग क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, ठीक है। और ये बार बार देखिए रिवाइज होते रहता है, तो ये मैं नहीं बताऊँ 4.5 लाख वाला, ये तो रिवाइज होते रहता है। तो ये आपका क्राइटेरिया है, आप एक लुक मार सकते हैं कि कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है भाई? आर्टिकल 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, स्टेट कैन नॉट प्रैक्टिस एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस एंड बर्थ ऑफ रेजिडेंस। याद रखिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ रेजिडेंस याद रखिएगा, ये आर्टिकल 15 में नहीं है। आर्टिकल 15 में नहीं है कि ओनली वहां ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, वो ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, अंतर समझना जरूरी है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है, यहाँ प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी है, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस और रेसिडेंस भी है, ठीक है। तो वहां पर प्लेस ऑफ रेसिडेंस के तहत किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बैंड नहीं है, ये आ चुका है क्वेश्चन। लेकिन आर्टिकल 16 जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, वहां पर प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पर भी बैंड है डिस्क्रिमिनेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, आर्टिकल 15 मान लिया कि आप एडमिशन हो रहा है तो आप देखते होंगे आईआईटीज के अंदर तो नहीं है, एनआईटीज के अंदर होम कोटा है, होम स्टेट कोटा होता है ना, होम स्टेट कोटा होता है। तो वहां पे आप स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है इवन रेसिडेंस आर यू कैन नॉट एक्सक्लूड,
ठीक है, यू कैन नॉट एक्सक्लूड द सिटीजन ऑफ अदर स्टेट्स फ्रॉम फिलिंग द फॉर्म्स। ठीक है, मतलब कि आप वहां इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आगे इसमें आएगा लेकिन मैं बता दूं, इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इवन यू कैन नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेजिडेंस, बट इन केस ऑफ आर्टिकल 15 रेसिडेंस को लेकर के ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देर आर थ्री एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस तो है ही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही, तो मुझे सवाल उठते हैं। पहला, पार्लियामेंट के बाद, कल भी मैंने बताया पार्लियामेंट के पास ये पावर है, इट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 एक्सपायर्ड, देयर इज नो सच प्रोविजन एनी इन एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। अभी ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में है और किसी स्टेट में नहीं अभी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये हक किसको है, वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, वहाँ की इस देश की संसद को है, जो किसी एम्प्लॉयमेंट को कर सकती है कि कंडीशन कर सकती है कि हाँ भाई मध्य प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के सिटीजन, ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को, वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है। The state can provide for reservation of appointments in favor of any backward class। ये आपको पहले बता दिया, किसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है और है ही जॉब में रिजर्वेशन, आप देख लीजिए। लॉ दैट कैन प्रोवाइड द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस डिनोमिनेशन। और ये भी है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि ये मस्जिद है, तो इसमें सिर्फ और इमाम साहब जो इस्लाम से बिलोंग करते हैं वही रहेंगे, कोई ब्राह्मण पंडित या क्रिश्चियन प्रीस्ट नहीं उसमें, उस इमाम साहब की पोस्ट पे आ सकता है, तो ये भी एक्सेप्शंस अलाउड है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या एक्सेप्शंस अलाउड है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस as a precondition in certain jobs, then also it can provide for reservation of appointments to the backward classes, है ही। इसके अलावा किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन में आप कह सकते हो कि हाँ भाई मंदिर में सिर्फ पंडित जी बनेंगे, कोई मुस्लिम आकर के वहां पंडित नहीं बन सकता। ये मंडल कमीशन केस है, जिसको फेमस इंदिरा साहनी केस कहते हैं ना, इंदिरा साहनी केस कहते हैं। इसमें क्या था भाई, देखिए आरक्षण सिर्फ और सिर्फ SC ST को था। इंदिरा साहनी केस के तहत जो मंडल कमीशन बना था उसने रिकमेंड किया था, ठीक है, और VP सिंह गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और 27% कोटा दिया गया, ठीक है, और उसी समय EWS कोटा भी दिया गया था जो कि बैगो, लेकिन इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस समय। अब तो है EWS कोटा, उस समय स्ट्राइक डाउन कर दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ और इसे अपहेल्ड कर दिया था। तो उस समय से OBC, जो मंडल कमीशन आने के बाद 1991 से OBC को आरक्षण मिलने लगा, लेकिन हाँ EWS तय वाले कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 27% रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया मंडल कमीशन OBC को, तो उसमें कई उसने कंडीशन रखी, आपको पहले बताया क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करिए, ठीक है, कोई रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में ठीक है कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो गया, ठीक है, तो टोटल रिजर्व कोटा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी हाल में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही सिर्फ ओनली 50% को क्रॉस करना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कई जगह क्रॉस कर चुका है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस नहीं है तो 50% कोटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो बैकलॉग वैकेंसीज है, जो बैकलॉग वैकेंसी, जैसे मान लीजिए कि इस साल कुछ SC ST या रिजर्व सीट फील्ड नहीं हुए, तो आप अगले साल मान लो 2% फील नहीं हुए सीट, तो अगले साल आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल आप 50% जो अगले साल का है प्लस 2% उसको जोड़ करके आप रिजर्वेशन 52% नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी नलिफाइड हो गया था, आगे हम लोग देखेंगे। द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ ये चीज है। और एक स्टेचुटरी बॉडी बनना चाहिए जो कि देखेगा ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन का केस देखेगा, किसमें, इन केस ऑफ OBC लिस्ट। अब इन रूलिंग्स को नलिफाई करने के लिए आपको पता है पार्लियामेंट के पास पावर है, हम लोग आगे देखेंगे पार्लियामेंट की भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नलिफाई कर सकता है अगर ग्रुप मेजोरिटी में है तो एक कमेटी अपॉइंट की गई, रामनंदन कमेटी, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आइडेंटिफाई करेगा क्रीमी लेयर को। अच्छा, 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1995 में, ठीक है, और ये किस लिए लाया गया, रिजर्वेशन प्रमोशन को वो करने के, और रिजर्वेशन प्रमोशन है, ठीक है। इसके अलावा 81st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया सुप्रीम कोर्ट की उस इस चीज को नलिफाई करने के लिए कि जो अनरिजर्व वैकेंसीज हैं वो 50% को ब्रीच कर सकती है, इस तरह से। और आप समझ सकते हैं इन 76 अमेंडमेंट ऑफ 19 हैज प्लेस्ड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 इन 9th शेड्यूल। आपको बताया था 9th शेड्यूल के जो लॉज हैं जुडिशियल रिव्यू से बाहर होते हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से बाहर होते हैं, तो उसे उसमें रिजर्वेशन 69% जा चुका है, जो कि क्लियरली 50% मैंडेट का 50% का ब्रीच है, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली जो आप कंफ्यूज ना हो, क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में है, बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर दिया पार्लियामेंट ने। क्या बैकलॉग वैकेंसीज हैं 50% को ब्रीच कर सकती हैं, बिल्कुल ब्रीच करती हैं, उसको भी नलिफाई कर दिया गया। 9th शेड्यूल में तमिलनाडु का रिजर्वेशन डाल दिया गया है जो कि 50% को ब्रीच कर रहा है,
ठीक है। इसके अलावा रामनंदन कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, जो कि आपको क्या करे, जो कि क्रिमिलियर को पहचानने के काम करेगी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। इसको मैंने आपको कहा इट्स नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ये अपने आप एग्जीक्यूटरी नहीं था। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 लाया गया, ठीक है। एंड उसको आगे चल के पीसीआर एक्ट 1955 बना दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। लेकिन ये एक्ट बहुत कमजोर था, इसका मिसयूज होता था। होता क्या था कि कंपाउंडेबल हुआ करता था। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 कंपाउंडेबल था, ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल था और कंपाउंडेबल था। बाद में इसको कन्वर्ट करके नॉन कंपाउंडेबल और सॉरी कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल बनाया। कंपाउंडेबल मतलब जो आपस में लोग कॉम्प्रोमाइज खत्म कर देते थे। तो जो अगली जातियां के लोग, दबंग लोग थे, वो आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते थे, तो इसे बाद में कंपाउंडेबल बनाया गया, ठीक है। और आप आगे भी कई अमेंडमेंट हुए, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो करंट अफेयर्स में आप देखे होंगे, ठीक है। रिसेंट अमेंडमेंट्स में इसके डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया गया है अनटचेबिलिटी के, कि कोई अनटचेबिलिटी ब्रीच करता है वो भी ऑफेंस है ना। और अनटचेबिलिटी क्या होता है आपको भी पता है कि परछाई पर जाने पे लोग मारते थे। वर्ण सिस्टम जो आगे चल के इवॉल्व हो गया, कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम जो आगे चल के इवॉल्व हो गया अनटचेबिलिटी में। सर्टेन कास्ट को सोशली एक्सक्लूड, जो एंशियंट हिस्ट्री में शूद्राज थे, ठीक है, जो चंडेलाज वगैरह सुने होंगे, तो आगे चल करके उन्हें बिल्कुल एस सी में और एसटी में बना दिया गया, जिन्हें जिन्हें आप समझ सकते हैं गाँव में लोग पानी नहीं पीने देते थे, परछाई नहीं पड़ने देते थे, है ना। तो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना किसी फॉर्म में ऑफेंस बनाया गया, और बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। पहले तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया, फिर आया पीसीआरए एक्ट, और अभी जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये बहुत ही, जिसको हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं, है ना। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, और आप नॉन बेलेबल है, लग गया तो जल्दी बेल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और ये आपको प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे चलता है। इसके बारे में जब समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बाकी कानून के तहत आप भीतर हो रहे हैं, तो आपको मान के चला जाएगा कि आप इनोसेंट हैं, और कोर्ट जो प्रोसिक्यूशन है प्रूव करेगा कि आप दोषी हैं। लेकिन अनटचेबिलिटी के अंदर में गए हैं, और हरिजन एट्रोसिटी एक्ट के तहत, और आप टेररिज्म में गए हैं, तो इट इज एज्यूम्ड। और एक और जो है आजकल हंगामा चल रहा है जिसको लेके पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, नहीं है, सॉरी मैं गलती बोल दिया, पहले प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता था बाकी में, ठीक है। इनमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, आपको मान के चला जाएगा कि आप क्रिमिनल हैं, आपको आपके डिफेंस को ये प्रूव करना है कि आप क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, तभी कहता हूँ भैया, कभी भी फालतू चीज खड़े होकर ना बोलिए, किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, हमेशा इंसानियत पे विश्वास रखिए। ये जातिवाद सिस्टम ये हमने बनाया है, और हम ही इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और क्या है भाई ये, क्या क्या है उसका आप एक रीडिंग मार लीजिए। किसी को आप पब्लिक प्लेस पे पानी पीने से मना कर रहे हैं, किसी को पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं रिलीजियस प्रोसेशन में, किसी को पब्लिक प्लेस पे जाने से मना कर रहे हैं, मार रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, ठीक है। और ये प्राइवेट, समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। स्टेट ऑल्सो कैनॉट प्रैक्टिस, state also cannot practice any kind of untouchability, as well as even the individual cannot practice any kind of untouchability, ठीक है। नेक्स्ट, तो वही मैंने शुरू बताया, कुछ स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, देखिए, जब देश आजाद हुआ तो कई तरह के टाइटल्स मिलते थे, खान बहादुर, राय बहादुर, जंग बहादुर, तो इस तरह के तमाम टाइटल को एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल। दूसरी चीज, आर्टिकल 18 है ये। दूसरी चीज कि जो आपको मिलते हैं भारत रत्न, उसको आप टाइटल की तरफ यूज नहीं कर सकते हैं, वरना छीन लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इट प्रोहिबिट्स, आप भारत के नागरिक हैं, आप फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो फॉरेन स्टेट से टाइटल तभी ले सकते हैं जब आप पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लीजिए, ठीक है। और अगर आप सिटीजन हैं या फॉरेनर हैं और इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, तो अंडर द स्टेट, सो यू कैन एक्सेप्ट प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस अंडर फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, फॉरेनर, और इंडिया में कोई ऑफिस है, तो फॉरेन ऑफिस तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट की उसमें कंसेंट, ठीक है। और ये मैं आपको बताया, खान बहादुर, राय बहादुर, जंग बहादुर, ये सब खत्म हो गया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक होल्ड हेल्ड एक केस गया था कि भाई जो भारत रत्न है, और ये जो देश रत्न है, और पद्म विभूषण, ये भी तो एक तरह का टाइटल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टाइटल नहीं है, अवार्ड है, हाँ, लेकिन अगर कोई इसको अपने नाम के सफिक्स और प्रीफिक्स है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे को मिल गया भारत रत्न पार्थ सारथी, तो वो फिर वो सीज कर लिया जाएगा अवार्ड, ठीक है। ये चीज कहा गया। ये नेशनल अवार्ड 1954 में बनाए गए थे, एंड इट वाज
when the जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड इन 1977, फिर वो 1988 में इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार शायद आ चुका है प्रीलिम्स के अंदर कि ये कंटिन्यूअस दिया गया था या इसे बीच में ब्रेक किया गया था। तो इसे बीच में ब्रेक किया गया था। अब किसने ब्रेक किया था? श्री मोरारजी देसाई की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने ब्रेक किया था और 1980 में इंदिरा गांधी ने इसे वापस शुरू कर दिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंदर 6 राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a), right to freedom of peaceful assembly without arms 19(1)(b), ठीक। right to form associations 19(1)(c), right to move freely and throughout territory of India 19(1)(d), right to reside and settle in any part of India 19(1)(e), and right to carry out any provision 19(1)(g। सर एफ कहाँ गायब हो गया? और राइट एफ जो था वो प्रॉपर्टी का राइट था, जिसको मैंने आपको बताया रिपील करके लीगल राइट बना दिया, ठीक है। ये स्टेट एक्शन के हैं सिर्फ अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें इंडल्ज होता है देन यू विल हैव लीगल रेमेडीज, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज, पर आप फंडामेंटल राइट के हनन में कोर्ट नहीं जा सकते। तो इट इज ओनली अगेंस्ट स्टेट। मैंने आपको बताया था कुछ राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ स्टेट और सिटीजन दोनों के अगेंस्ट, जैसे आर्टिकल 70 ओनली अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या आता है आप एक लुक दे सकते हैं, है ना। राइट टू एक्सप्रेस वन व्यू, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू नो ऑल अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, इसी के तहत आरटीआई भी लाया गया था। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, अगर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है। हमें नहीं माने किसी मुद्दे पे बोलने का कि मोदी सरकार अच्छी है नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता बोलने के लिए, ठीक है, कोई नहीं सरकार। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन, कोई और करेगा तो लीगल रेमेडीज है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ सेंसरशिप, राइट अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। याद रखिए इसमें कई बार सवाल पूछता है। नो राइट टू स्ट्राइक, आप कहेंगे कि हमको राइट टू स्ट्राइक 1919 के तहत अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्या सर ये एब्सोल्यूट है? नहीं, कोई भी लॉ कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, याद रखिए किन किन चीजों पे उसको रोका जा सकता है। फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इनके रोका जा सकता है। इन रेस्ट्रिक्शंस पे बात होगी मेंस के लेक्चर में ज्यादा अच्छे से। देन आर्टिकल 19(1)(b), राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कोई कुछ लोग बिल्कुल जमा हो सकते हैं, बशर्ते वहां धारा 144 लागू ना हो, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए और बिना आर्म्स के होना चाहिए। मैं बंदूक लेकर मिल जाऊं, लाठी लेके मारपीट करेंगे, आज तोड़ फोड़ करेंगे, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। भाग तो इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है किस ग्राउंड पे? दो ही ग्राउंड पे, सोवरेनिटी की कोई भी एक्शन जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा में डाले और पब्लिक ऑर्डर को खतरे में डाले, ठीक है, तो वो चीज अलाउड नहीं है, दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सेक्शन धारा 144 आप समझ सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब कहीं पे बहुत ज्यादा स्थिति वायलेंट हो जाती है तो लगा दिया जाता है जहां 4-5 आदमी से ज्यादा लोग वहां नहीं आ सकते, ठीक है। अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, जिसको भारतीय आजकल नाम बदल दिया गया है, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ये कहता है एज असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस बिकम्स अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट, और अनलॉफुल कब होता है असेंबली? कि अगर आप किसी कानून को, एग्जीक्यूशन को रोक रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल पर्पस के लिए जमा हो रहे हैं, टू फोर्स किसी को आप इलीगल एक्ट के लिए फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या किसी आप गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज अनलॉफुल असेंबली के अंदर आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको हक है कि आप एक ग्रुप बनाए, एक यूनियन बनाए, ग्रुप बनाए, बिल्कुल आपको फंडामेंटल है, लेकिन दैट शुड नॉट थ्रेटन द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, तो रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हाँ, आप बनाए वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करे, आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, इलेक्शन वो आपको हक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो सर्टेन क्राइटेरिया होती है, उसको आप फुलफिल करेंगे तो ही रिकॉग्नाइज करेगा, वरना आप नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैंने यूनियन बनाई है, तो उसको आप रिकॉग्नाइज करिए। राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एप्रोप्रिएट, हमको बताया राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटेड राइट टू फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग और स्ट्राइक टू राइट। मैं आपको बताया कि ट्रेड यूनियन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेड यूनियन के पास कोई हक नहीं है कि वो स्ट्राइक करने का, ठीक है। स्ट्राइक कैन बी डील्ड बाय इंडस्ट्रियल लॉ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 19(1)(d), फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के आप देश के किसी हिस्से में मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आपको बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एचआईवी सेक्स वर्कर्स को रोक दिया था एचआईवी फैलने से, है ना। फिर आप ऐसे जगह नहीं जा सकते जहां आपको बिना इनर लाइन परमिट लिए, जैसे खासकर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, ठीक है। अच्छा, अब तो इसमें एक बात है,
कि आप देश के अंदर मूव करना दैट इज डील्ड बाय आर्टिकल 19, और देश के बाहर मूव करना उसका दैट इज डील्ड बाय आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस आर मेनली इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कि भाई पब्लिक को खतरा ना हो, जैसे मैंने आपको एचआईवी वाला केस बताया, और दूसरा कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल। मान लीजिए जैसे आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपके जाने से वहां के ट्राइबल की जिंदगी में कुछ जियोपर्टाइज हो जाए तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, हर व्यक्ति को, नागरिक को हिंदुस्तान के है हक है कि किसी भी जगह जाके बस जाए, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? ये आर्टिकल 19(1) ई के तहत क्या रेस्ट्रिक्शंस है भाई, कि देखिए एवरी सिटीजन हैज राइट टू, द राइट हैज टू पार्ट्स। ये तो ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो उस भले मैं आपको समरी बताऊं, पूरा स्टेटमेंट जानना जरूरी है। राइट टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मींस टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परली, और टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब आप टेम्परली भी जा सकते हैं घूमने 10 दिन के लिए किसी राज्य में, और वहां परमानेंटली जाके स्टैब्लिश भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एरियाज बैंड फॉर सर्टेन काइंड पर्संस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड, हाँ, कि कुछ एरिया है वो सभी को हक है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि एचआईवी वाले केस में कि भाई उन्हें मूव करना, उन्हें कि प्रोस्टिट्यूट या हैबिचुअल ऑफेंडर्स इस सर्टेन एरिया में नहीं बच सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर रखा है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन 19(1)(g), बिल्कुल आप हक है कि आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बी अ टीचर यू कैन, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू कैन, लेकिन हाँ सर्टेन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपको होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? मान लीजिए मैं डॉक्टर की क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, मेरे पास एमबीबीएस डिग्री हो, तो मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मेरे पास सर्जन की तो डिग्री हो, तो है ना, बिना उसके आप कहेंगे कि नहीं भाई हमको 19(1)(g) की तरह दिया हुआ है कि आप कोई भी प्रोफेशन करें, तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है। हाँ, और एक और उसमें है कि भाई स्टेट किसी प्रोफेशन को अपने लिए मोनोपोली बना सकता है कि हाँ भाई रेलवे सिर्फ हम चलाएंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में अलाउड नहीं, वो स्टेट को हक है। ठीक है, ये दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन आर्टिकल 20, आर्टिकल 19(1) खत्म, 19(1)(f) अलग से डील होगा जब 31 की बात हो रही होगी। नेक्स्ट जो बात हो रही है दैट इज, कितना टाइम है, 10:36, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, आर्टिकल 20 ये क्या कहता है, इसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है उस वक्त उसके लिए क्या सजा है वही उसे मिलेगी, उससे ज्यादा सजा नहीं मिल सकती बिल्कुल भी। दूसरी, नो डबल जेओपार्डी, एक ही क्राइम के लिए उसे दो बार सजा नहीं मिल सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने, अपनी सारी पोल पत्र। ठीक है, ये तीनों कई बार पूछे गए हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। क्या क्या एक्सेप्शन हैं? जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल लॉ पे है, सिविल लॉ टैक्स लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जा सकता है। ठीक है। सेकंड चीज, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये भी है कि जो कानून उस वक्त है, मैं मान लो अभी मैं चोरी करता हूँ, तो अभी चोरी के लिए मान लो 2 साल सजा है, तो मुझे 2 साल मिलनी चाहिए। मानो आज से 5 साल बाद हो जाए कि भैया चोरी के लिए फांसी की सजा है, तो अब मुझे फांसी भी चाहने लगे क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने चोरी की थी, तो दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए अवेलेबल है, किसी भी प्रकार के सिविल लॉ के लिए अवेलेबल नहीं है, और टैक्स लॉ के लिए भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज कि जो आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं, नो डबल जियोपार्डी, एक हो सकता है आपको सजा मिल जाए, एक है आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो भी अलाउड है उसके तहत। तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन मना है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करें या सिग्नेचर दें, ब्लड स्पेसिमेन दें, वो सब अलाउड है। और अब तो बहुत सारी चीज जो अब अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, उसके तहत तो बहुत सारी चीज, सीमेन और तमाम तरह की फिंगरप्रिंट तो पहले भी थी, सीमेन और बहुत तरह के सैंपल्स देने के लिए आपको बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं है, तो ये इसके एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 21 मोस्ट वेग लॉ, मैं क्यों वेग कह रहा हूँ कि इसके तहत बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को राइट टू लाइफ के दायरे में ला दिया गया है जो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो। राइट टू लाइफ ये कहता है कि नो वन कैन बी deprived ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, ये बड़ा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ बड़ा ही डिबेटेबल चीज रहा है कि भाई अगर लॉ चाहे तो लॉ के तहत आपकी जिंदगी ली जा सकती है। तो उसी का ये पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका नैरो इंटरप्रिटेशन लिया। इट हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब कि कल को कोर्ट कोई कानून, नॉट कोर्ट, पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है जिसके तहत आपकी लिबर्टी छीनी जाए, तो वो गोपालन केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव के पास कोई हक नहीं है कि वो आपको पर्सनल लिबर्टी का हनन कर दे, लेकिन
पार्लियामेंट के पास है कि कानून बना के खत्म कर दे। लेकिन मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी बुद्धि आई और उसने गोपालन केस के जजमेंट को ओवरटर्न किया और उसने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर described by law is reasonable, fair and just. In other words, it has introduced the American concept of due process of law. देखिए, दो तरह का लॉ होता है। एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आई थिंक जापान का कॉन्सेप्ट है। एक होता है, सॉरी, यूएस का कॉन्सेप्ट है। और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो मेनिका केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वेटेज दी। उसने कहा कि पहले तो क्या था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन चाहे तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस लॉ होना चाहिए, कि मतलब जो लॉ आ रहा है वो वो बिल्कुल फेयर और जस्ट होना चाहिए। लॉ को भी आप बिल्कुल, आप कह सकते हैं, लॉ को भी देखना होगा कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो भी किसी सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। ठीक है, पहले था कि हाँ भाई कानून बना दिया तो लिबर्टी छीन लिया जाएगा, नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लिया कि क्या वो कानून सही है कि नहीं, उसकी भी हम अंदर तक जाएंगे, और इसी को कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जा सकता है, और ये शायद जहां तक मुझे पता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए ये hence the validity of a law that has been prescribed as a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, fair or unjust। ठीक है, ये कहा था, समझिएगा। एक्सप्रेशन प्रोसीजर established by law in 21 which is different from expression due process of law based in American constitution। Hence the validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair or unjust। ठीक है। Secondly, the Supreme Court held that the personal liberty means only liberty related to the person or the body of the individual। But in मेनिका केस में उसने ओवरटर्न कर दिया, और उसने ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का था। लेकिन वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में था कि भाई कानून बन गया और रीजनेबल है, अनफेयर है, जस्ट वो देखना नहीं है। लेकिन मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ, और उसने बोला कि ये भी देखना होगा कि जो कानून है वो फेयर है कि नहीं, जो पर्सनल लिबर्टी को छीनने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। और उसने कई सारे चीजें, इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, जस्ट हैव अ लुक। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। कुछ मैंने येलो अंडरलाइन किया, जो देख लीजिएगा, जो जनरली दिमाग को स्ट्राइक नहीं करता है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट मेडिकल एड, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पर आपको लगता है होता है 3 3 महीने बाद लोगों को लाइन दिया जाता है एम्स के अंदर। राइट टू वुमेन ट्रीटेड विद डिसेंसी, राइट टू अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू हियरिंग, राइट टू रेपुटेशन, ये सब आते हैं। ठीक है, लेक्चर चूंकि बहुत लंबा हो रहा है, आज हम यही स्टॉप करते हैं। कल हम लोग यहीं से राइट टू एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल लक्ष्मीकांत का लाइन बाय लाइन चीजें, पहले मैं दूसरे तरीके से पढ़ा रहा था एक दो चैप्टर, पर मुझे लगा कि नहीं, क्यों ना लक्ष्मीकांत को, जो कि बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, तो सिर्फ समरी बताने से काम नहीं चलेगा, लाइन बाय लाइन चीजों को समझाना होगा। भले ये टाइम ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो अटेम्प्ट आएगा 2025 में आने वाला है, कोई हड़बड़ नहीं है, सारा कुछ पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गरीब तबके तक पहुंचाएं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू। टीपीपी आप सॉल्व कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।